कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल AEPS पर। आज का अपना टॉपिक है F6 यानी कि आपका ये छठा विषय हो गया जो कि शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के ऊपर में। देखिए, इस विषय का जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको सिंपल अपने माइंड में ये रख के जाना है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक समान होते हैं। जिस प्रकार अभी के समय में आज के परिवेश में हर वर्ग में जो पुरुष हो गए या महिला हो गए दोनों एक समान में एक गति के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप तो यहाँ तक बोल सकते हैं कि महिला जो है सब आप पुरुष से अच्छा रिजल्ट करके दिखा रही हैं। तो उस चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। अब उसी का आपको एग्ज़ाम देना है तो इसको बस आप माइंड में रखिए कि आपको किसी एक का प्रभुत्व स्थापित नहीं करना है, आपको दोनों को एक समान लेकर चलना है। अभी से पहले जो F5 तक का वीडियो है, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है मैंने। आप जाकर F1 से F5 तक का वीडियो देख सकते हैं और बहुत जल्द आपका F12 तक का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले एक रात पहले पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका भी एग्ज़ाम 35 मार्क्स का ही है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। तो आपको जहाँ तक पता होगा कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि ऐसा शिक्षा जो एक समान एक साथ पढ़ने का अवसर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। अब इसका बात आता है इसकी अवधारणा क्या है। तो अवधारणा मतलब हो गया कि इस शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बदलने के लिए नहीं कहा जाता। कोई अगर विशेष आवश्यकता मतलब कि किसी प्रकार से वो सामान्य बच्चे से भिन्न है तो उसको बदलने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि विद्यालय के संपूर्ण परिवेश में उसके आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित बदलाव किए जाते हैं। जहाँ तक संभव है वहाँ तक बदलाव किए जाते हैं। इसके बिहाफ में यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने, UNESCO, ये आप लिख लीजिए कहीं पर, आपको नोट डाउन करना है। तो यूनेस्को के अनुसार कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के लिए अति संवेदनशील तथा सीमांत स्थित सभी अधिगमकर्ताओं की शिक्षा के अवरोधों को हटाने से संबंधित है। ठीक है, यह एक प्रतिमनित उपागम है जिसे सभी बालकों की शिक्षा में सफलता के लिए निर्मित किया गया है। क्लियर है। किसने बोला था, तो यूनेस्को के अनुसार। इसको आप अपने एग्जाम में डिफिनीशन के अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। अब आगे बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, आवश्यकता जो होता है, आवश्यकता इसको आप बांट सकते हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप करके पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा। उसमें कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले आप बताइएगा कि समान विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को, आप अपने मन में सोचिए ना कि जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको हम लोग सामान्य बच्चों के साथ में बैठाएंगे तो उसके अंदर में ये भावना पनप ही नहीं पाएगा कि वो औरों से भिन्न है। उसको लगेगा कि हम भी क्या हैं, दूसरे बच्चों की ही तरह हैं। तो उसका शिक्षक, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सर्वांगीण विकास बच्चों को देखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से होगा। क्लियर है। उसके बाद आपको जहाँ तक पता है कि भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा पैसा का आवश्यकता होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पर अगर हम लोग बचाएं और सामान्य बच्चों के साथ ही उसको विशेष प्रकार के शिक्षकों के द्वारा दिलवाया जाए, उसका जो उपलब्ध कराया जाए सामग्री, जो TLM अपना हो गया, टीचिंग लर्निंग मेथड हो गया, तो सामान्य परिप्रेक्ष्य और सामान्य वातावरण में ही पढ़ाया जाए तो बहुत हद तक अपना बचत भी होगा। क्लियर है। चलिए, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो देखिए, आकलन जो होता है ना, सो इसका बहुत ही अलग टाइप का होता है। आकलन मतलब कि किसी को नापना कि बच्चा कहाँ तक जान रहा है। तो समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो समावेशी शिक्षा यानी कि जब आप एक क्लास में विशेष बच्चा भी बैठा है और सामान्य बच्चा भी बैठा है, उसमें आप आकलन कैसे कीजिएगा। तो उसका क्या होता है, पहला होता है पूर्ण समावेशन प्रतिमापन, दल शिक्षण प्रतिमान। क्लियर है। उसके बाद अपना समावेशी चक्र प्रतिमान। ये सारा कुछ जो है ना, इसके अंदर आपको डील करना है एक ही चीज़ कि इसमें दोनों को एक ही कैटेगरी में रखकर मापा जाता है। अब मान लीजिए किसी के अंदर में कुछ ज़्यादा कमी है तो उसको क्या करेगा टीचर कि ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि उसमें किस प्रकार से उसकी विकास हो रही है। क्लियर है। जेंडर से तात्पर्य क्या है।
अब बात आती है अपना जेंडर का। जेंडर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लिंग, इसको आप कह सकते हैं कि संसार में क्या होता है कि प्राणियों का अभिप्राय दो रूप में हुआ है, स्त्री और पुरुष, जिसको आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी कहते हैं। इसका उद्गम मतलब कि पिता के गुणसूत्र में एक्स वाई दोनों पाया जाता है, जबकि माता में केवल एक्स एक्स गुणसूत्र ही मौजूद होते हैं। पिता वाई और माता एक्स दोनों का गुणसूत्र एक्स एक्स मिलने से क्या होता है, कन्या संतान का जन्म होता है, यानी कि स्त्री का जन्म होता है। और जब पिता का एक्स और माता का एक्स दोनों के गुणसूत्र मिलकर क्या बनेंगे, एक्स वाई के मिलने से क्या होता है, पुरुष संतान का प्राप्ति होता है। क्लियर है। अब इसमें बोल रहा है कि जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। जेंडर विभेद कहने का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में अपना पक्षपात करना, कि अगर ये लड़का है तो ये लड़की है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभेद भी बोलते हैं और अपना पक्षपात भी बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखिएगा, तो उसमें लिखिएगा रूढ़िगत मान्यताएं एवं परंपराएं, जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है सो हो गया। सामाजिक कुरीतियाँ, यानी कि हर लोग के अंदर में एक बैठा हुआ है मन में कि लड़की इतना कुछ नहीं कर सकती है। अशिक्षा, जो इतना मन में बैठा है उसका कारण क्या है, अशिक्षा। जागरूकता का अभाव, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, मीना मंच का तैयार किया गया जो जाके लड़कियों को जागृत करती है, उनके परिवार को जागृत करती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, एक कक्षा में अगर लड़का लड़की हैं तो वहाँ भेदभाव होता है, ज़्यादा ध्यान शिक्षक क्या है लड़कों के ऊपर में दिए हैं, अगर पुरुष शिक्षक हैं तो वो लड़कों पर ध्यान दे रहे हैं, महिला शिक्षक हैं तो लड़कियों पर ध्यान दे रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर विभेद। क्लियर है। शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद कक्षाई प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा आपका फोकस किस पे है, लड़कों पे है, तो उसमें क्या होगा, लड़कियां कम समझेंगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर डील करना है। क्या एक शिक्षक को अपने कक्षा के विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। हाँ, एकदम आवश्यक है। अगर आपके कक्षा में एक समान से बच्चों का ध्यान एक जगह आपके ऊपर नहीं रहेगा, बच्चों को लगेगा कि जो मेरा टीचर है सो सिर्फ लड़कों पे या सिर्फ लड़कियों पे ध्यान दे रहा है, तो क्या आपको लगता है जो आप बता पा रहे हैं सो 100% बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। आप अपने कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए कौन से तरीकों को अपनाएंगे। अब देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं सो आपको दूर से देख के ही लग जाएंगे कि ये विशेष आवश्यकता वाले हैं, पर कुछ बच्चे जो मंद बुद्धि होते हैं, ठीक, जिनके पास में थोड़ा सा मानसिक समान बच्चों से कम होता है, तो उसको आपको परखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसको आप कैसे कीजिएगा ऑब्जर्व, तो उसको आप रोज़ देखते रहिएगा। आप मान लीजिए क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, आपने किसी से पूछा तो वो बंदा क्या है कि औरों की अपेक्षा जल्दी आपके टॉपिक को बता दिया। कुछ बच्चा उससे कम समय बताएगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपका टॉपिक का कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ में आपको खुद से परख बनाना है। क्लियर है। सबसे अच्छा बात है कि आप अपने माइंड में सोचिएगा कि आपके क्लास में कौन ऐसा बच्चा था जो टीचर का बात नहीं समझता था, उसी को यहाँ पे डील कर देना है। समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्यों। समतामूलक कहने का मतलब हो गया एक प्रारूप में, एक तराजू में दोनों को नापना। जब तक हम लोग एक दूसरे को एक समान एक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक हमारे अंदर में क्या होगा, विभेद यानी कि पक्षपात बैठा रहेगा। ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसका है, ये उसका है। तो इस चीज़ को हटाना एक शिक्षक का, और शिक्षा जहाँ पे मिलेगी वहीं तभी ये जाकर संभव है। बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उनकी शिक्षा अनिवार्यता का क्या उद्देश्य है। तो देखिए लड़कियां पहले क्या थी कि घर के चार दीवारी के अंदर में ही रहती थी, तो उनके पास में ऐसा नहीं कि गुण का कमी है, दोनों का मानसिक। आज के टाइम में क्या हो गया, लड़का लड़की को एक समान किया गया। अब क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सब चल रहा है। तो क्यों चल रहा है, क्योंकि माइंड जो होता है सबका शून्य होता है। वो जब उस चीज़ को घसता है, उस पर जब वर्क होता है तो उसका माइंड क्या होता है, ब्रॉड होता है। वो बहुत कुछ सीखने की उनके अंदर में चाहत होती है, बस उसको सिखाने वाला बंदा चाहिए। वो घर से बाहर पैर रखेगी तभी तो कुछ सीखेगी। तो इस चीज़ को समाज में स्थिति उनकी शिक्षा अनिवार्यता तो अनिवार्य है, क्योंकि लड़कियों को पता होना चाहिए कि उनका राइट क्या है, वो कहाँ पे क्या करें। सिर्फ उनको चार दीवारी के अंदर पैक कर देना ही उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनको बताना, उनको समझाना हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है। क्लियर है। कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को सीखने को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए आवश्यकता तो होगी ही। अगर आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ाई में थोड़ा भी दिल नहीं लग रहा है, और उसका कारण क्या है, वो ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसके अंदर में कुछ गुणसूत्र ऐसे हैं जिसके कारण उसका उस चीज़ में दिल नहीं लग रहा है।
तो उसको आप किस प्रकार से डेवलप करते हैं। कोई बच्चा क्या होता है कि डिफिनीसन को रट के याद कर लेता है, और कुछ बच्चे क्या होते हैं उनको खिलाते खिलाते पढ़ाना पड़ता है। तो उस बच्चे का आपको पहले रुचि पता करना पड़ेगा, उसके अनुरूप उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में समुदाय एवं परिवार का क्या योगदान है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर सबसे पहला क्या होता है, पक्षपात अपने घर में ही होता है। अरे बेटा है, जाओ तो मार्केट से सामान लेकर आओ, बेटी है तुम घर में रहेगी। बेटा को कहीं भी कोचिंग भेजना है भेज दिया, बेटी को नहीं भेजा। तो ये सोच पहले परिवार में बदलेगा, फिर समाज में बदलेगा, तब जाकर आप एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसको आप अपने घर में अपने बहन, अपने माँ, अपनी भाभी, अपनी पत्नी, किसी को माइंड में रखकर आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की समानता का क्या महत्व है। बस सिंपल सा, आधा अधिकार उनको मिला है, इस चीज़ को आपको डील कर देना है। क्लियर है। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे। शिक्षा में जेंडर। शिक्षा में जेंडर मतलब शिक्षा में लिंग, यानी कि शिक्षा में स्त्री और पुरुष का किस प्रकार से क्या महत्व है, किस प्रकार से दोनों को एक समान लेकर चलना है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्लियर करना है। समावेशी शिक्षा, इसी में पूरा विषय आपका है, पूरा आपका फर्स्ट ईयर इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि एक क्लास में, एक वर्ग में एक समान शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, जिसमें विशेष प्रकार के बच्चे को समान बच्चों के साथ में बैठाकर पढ़ाया जाता है। क्लियर है। विद्यालय में जेंडर विभेद, ये मैंने आपको ऊपर में ही क्लियर कर दिया है कि क्लास में लड़का है और लड़की बैठे हुए हैं, कोई स्त्री या कोई पुरुष टीचर आ गया, वो किस प्रकार से विभेद करता है, उसको आप अपने विचार से अपने क्लास के, अपने स्कूल के दिनों को याद करके इसमें डील कर सकते हैं। हाशिए का समाज। हाशिए का समाज कहने का मतलब हो गया, आप देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इतना ब्लैंक जगह ऊपर से ही आते जा रहा है। तो हाशिए समाज कहने का मतलब यही हो गया कि ऐसा समाज जो अभी जितना कुछ मिल रहा है उस चीज़ से वो वंचित है, उसको सरकार का कोई भी योगदान नहीं मिल पा रहा है, वो उसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि सारा कुछ होने के बाद भी वो वंचित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाशिए का समाज बोलते हैं। जिसमें दलित हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, अनुसूचित जाति हो गए। तो कुछ समाज ऐसे हैं जिनको अभी भी बहुत कुछ नहीं मिला है, जो कि सरकार मुहैया करा रही है फिर भी उनको नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाशिए का समाज। तो ये था आपका आज का F6 का। अब बहुत जल्द मैं आपको F7 भी दे दूंगा, और धैर्य रखिए, बहुत जल्द मैं आपका F12 तक कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों का भी स्टार्ट करना है। तो रिलैक्स मूड में रहिए, चिंता नहीं कीजिए, सारा मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो अगर सही लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत से बहुत जो प्रशिक्षु हैं, जो शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं, सो हमारे साथ जुड़े। और आप में से जो लोग भी कुछ अपने साइड से भी बताना चाहते हैं ऑनलाइन आकर, उनका स्वागत है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। जुड़िए मेरे साथ और अपना नॉलेज शेयर कीजिए। धन्यवाद।